आपको चैप्टर पढ़ाया था रासायनिक समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर बता दिया था किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया आप समझ सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने की बारी है, अब उसको समझने की बारी है। तो हम समझते हैं रासायनिक समीकरण को जब भी किसी दो तत्वों या यौगिकों को क्रिया कराते हैं, ए व बी की क्रिया कराए, तो कोई एक नया पदार्थ सी बनता है जिसे उत्पाद कहते हैं। जिनकी क्रिया कराते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अब अभिकारक जो अभिकारक होते हैं उन्हें तीर के दाईं बाईं ओर लिखते हैं, और जो उत्पाद बनता है वो तीर के दाईं ओर बनता है। इस प्रकार से हम अभिकारक को दर्शाते हैं। मान लीजिए अगर कोई अवस्था है ठोस द्रव गैस, तो उसके इन ब्रैकेटों में हम दर्शाते हैं। यदि किसी यौगिक की अवस्था दर्शानी है कि वो गैस है, ठोस है, द्रव है, और ठोस है तो यस से, और द्रव है तो यल से, या एक्वस लिक्विड है तो यल से, और जलीय है तो एक्वस, और गैस है तो जी से। ये हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रताओं को व्यक्त करते हैं और उनके नीचे उनकी अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा अभिक्रिया प्रदर्शित करने का तरीका हुआ, ढंग हुआ। ये रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखते हैं वो हुआ। जैसे आपको Mg लिखना है प्लस O2 लिखना है, यानी कि मैंने बताया था, क्या बताया कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये सफेद ज्वाला के साथ जलता है। ये सफेद ज्वाला के साथ जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये सफेद चूर्ण होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण होता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण होता है। तो ये Mg ये सॉलिड हुआ, ये गैस हुआ, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो ये सब ऐसे व्यवस्था दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये दहन हुआ। अब ये दहन हो गया, ये अवक्षेप के रूप में, मतलब जो अवक्षेप विलयन होता है तो अवक्षेप या इसको राख के रूप में एकत्रित हो जाता है ना जल के पास। तो ये क्या हुआ, Mg प्लस O2 Mg का दहन हुआ, MgO बना, सफेद चूर्ण बना। अब ये रासायनिक समीकरण हो गए। अब हम कैसे समझेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना। आप देखो अगर इसी को संतुलित करना है तो कैसे करेंगे। ये Mg है तो एक Mg, वो कितने हैं, दो हैं, तो इधर कितना है, एक है, तो हम दो बढ़ा देंगे। बूढ़े में बढ़ाएंगे, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। अणु या परमाणु में अंतर नहीं करना है, सिर्फ आपको उसके अणु बढ़ाने, मतलब कि उसकी संख्याएं बढ़ानी है, बराबर करना है। तो उसके आगे आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इधर ऑक्सीजन 2 था, इधर 2 मैंने कर दिया तो 2 Mg भी हो गए, तो इधर भी 2 कर दीजिए। आपकी रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुके हैं। तो आप ये रासायनिक समीकरण संतुलित कर चुके हैं। अब आपको रासायनिक समीकरण लिखना आ गया, संतुलित करना अभ्यंश को, ये तो मैंने ऐसे कर दिया। अब आपको पूर्ण तरीके से संतुलित करना सिखाएंगे। देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने की इसके कई पद होते हैं। इससे पहले पद में आप तो रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए, पहले पद में रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए, और दूसरे पद में उसके सभी जो हैं परमाणु कितने कितने हैं वो लिख लीजिए, कितने कितने, दाईं ओर कितने हैं, बाईं ओर कितने हैं वो लिखना है। यह देखिए आपकी एनसीईआरटी में जो है कि कौन कौन से पद लिखे हैं वही मैं बता रहा हूँ। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठिएगा। देखिए सबसे पहले चरण बन दिया है, चरण बन दिया है। सबसे पहले रिएक्शन किए, Fe प्लस H2 gives Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। तो आप लोग ये समीकरण हुए। अब इसे हमें संतुलित करना है, किस प्रकार से संतुलित करेंगे। फर्स्ट स्टेप तो यही हो गया। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया है, कहा कि इसके चारों तरफ गोला बना लीजिए, आप डब्बा बना लीजिए। क्या बना लेंगे, डब्बा बना लेंगे। देखो भाई डब्बा बना लो। ठीक है, संतुलित करना है।
अब इन्होंने कहा आप सबसे पहले इसमें आप देखिए सबसे ज्यादा अणु किसके, सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं। देखिए यहाँ पे Fe का 1, H के 2, O के 1 और यहाँ पे Fe के 3, O के 4, सबसे ज्यादा किसके हैं, O के हैं। अब आप देखिए सबसे ज्यादा O के हैं, सबसे ज्यादा परमाणु कौन सा है, सबसे ज्यादा परमाणु O है। तो बाईं ओर दाईं ओर कितने हैं, दाईं ओर 4 हैं, 4 हैं और बाईं ओर 1 है। तो 4 है तो इधर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। Fe3O4 हो गया प्लस H2 हो गया। अब देखिए इधर मैंने 4 O कर दिए। अब देखिए बाईं ओर अगला स्टेप क्या है, बाईं ओर 4 3 8 कितने हो गए, बाईं ओर हाइड्रोजन कितने हो गए, बाईं ओर 8 हाइड्रोजन हो गए, कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो दाईं ओर H2 को 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए Fe हो गया प्लस 4H2 हो गया, गिव्स Fe3 4 हो गया और प्लस 4H2 हो गया, 4 3 8 हो गया। अब देखिए ये तो संतुलित हो गया, लेकिन अभी देखिए H भी संतुलित हो गए, O भी संतुलित हो गए। अब क्या बचा, Fe3 है यहाँ पे 1 है। तो आप अगला स्टेप क्या करेंगे, Fe को दाईं ओर Fe3 है, Fe3 है और बाईं ओर 1 है। अतः बाईं ओर Fe को 3 से गुणा करने पर गुणा करते हैं। अब देखिए 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। इस प्रकार हमें ये संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। क्या हो गई, इस प्रकार हमें ये संतुलित समीकरण प्राप्त हो गई। अब इस पे उन्होंने कहा है कि हमें इनकी अवस्थाओं को भी लिख दी। क्या कहा, अगला नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप क्या कहा है, इनके संकेत लिख दिए, कौन सी अवस्थाएं हैं। अब देखिए ये क्या है, सॉलिड अवस्था मिल गई, ये लिक्विड अवस्था मिल गई क्या, लेकिन इन्होंने क्या किया, भाप, इसको क्या बना दिया, गैस बना दिया जी। और Fe3O4 क्या है, Fe3O4 क्या है, सॉलिड है और ये क्या है, गैस है। मान लीजिए अब इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ठोस आयरन को, जो ठोस आयरन है वो भाप से गुजारते हैं तो क्या बनता है, Fe3O4 का सॉलिड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आती है। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो हम जान जाते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुई। शुरुआत में मैंने पढ़ाया था कि जब भी कोई गैस निकल जाए तो समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए ये मैंने अभिक्रिया बताई, इसको संतुलित करना सिखाया, तो इसमें देखो H2 गैस निकल रही है, इससे पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। सॉलिड गैस सॉलिड ये गैस सब हमें अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमें रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। अब आपका ये नेक्स्ट हेडिंग भी हो गई। अगली हेडिंग क्या होगी आपने देखिए एनसीईआरटी में, देख लीजिए सभी लोग कि इसने दिया है, इसी में देखिए कभी कभी भाई, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तीर के ऊपर कुछ लिख दिया जाता है। जैसे तीर के ऊपर कुछ लिख दिया है, Fe लिख दिया है, एक अभिक्रिया होती है क्या, N2 प्लस 3H2 2NH3 एक अभिक्रिया होती है, इसमें ऊपर Fe लिख दिया जाता है। इसका क्या मतलब है,
जब Fe लिख दिया जाता है तो ऐसा होता है कि ना Fe ये क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि इन दोनों की क्रिया हो रही होती है तो ये क्या करता है, बढ़ाता है। और जब ये बढ़ाने का कार्य करता है तो इसे तीर के ऊपर लिख दिया जाता है, तो ये उत्प्रेरक को कहाँ लिखा, तीर के ऊपर लिख जाता है, ये भी लिख दिया जाता है। आपने देखो ये लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो इनके ऊपर क्या लिखा है, उसके तीर के ऊपर सूर्य का प्रकाश या क्लोरोफिल, यानी जब सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगा, तब ये क्रिया होगी, क्या होगी, CO2 और जल जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, C6H12O6। अब देखिए 6CO2 6H2 6C यानी C6H12 12 H12 हो गया, O6 6, तो 6 दूनी 12 तो 6 18 होगा, लेकिन यहाँ पे 6 ही है और यहाँ पे 6 ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 और निकाल देंगे। इस प्रकार से में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑक्सीजन गैस निकलती है श्वसन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिलना ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो प्रकाश संश्लेषण होती है, श्वसन नहीं प्रकाश संश्लेषण में होती है। श्वसन में तो क्या होता है, O2 ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, CO2 लेते हैं और O2 बनाता है। पौधे इसी प्रकार से भोजन बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश होता है और क्लोरोफिल होता है। आप लोगों को ये नोट कर लेना है और आपको अपनी एनसीईआरटी सामने खोल कर रखना है, जिससे कि आपकी नजर ना हटे, और वहां पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, और जो अच्छा लगे उसी कॉपी पे नोट करिए, वरना आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। अब देखिए अगला इन्होंने टॉपिक क्या दिया है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या दिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब ये कैसे प्रकार बताते हैं, विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। जैसे एक होती है संयोजन अभिक्रिया। अभी मैंने क्या बताया था, जब दो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। एक होती है वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया। एक होती है विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से आप एक चार्ट भी बना लेना, जिससे आपको रिवाइज करने में, चैप्टर रिवाइज करने में आसानी होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वरना आपको बार बार एक एक करके पढ़ेंगे अलग तो परेशानी होगी। एक बार मैं इसको पढ़ा दूंगा, आप ये एक बार चैप्टर का पूरा एनालिसिस करने के लिए एक शॉर्ट 1 पेज शॉर्ट नोट्स बना लेना, जिसमें आपको आसानी से 5 मिनट में लेसन रिवाइज हो जाएगा। फिर क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। और देखिए आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, संयोजन हो गई, फिर वियोजन हो गई, विस्थापन हो गई, देखिए संयोजन भी दी है, वियोजन भी दी है, विस्थापन भी दी है, और फिर उपचयन अपचयन। क्या है, उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन, उसके पश्चात संक्षारण और एक विकृत गलता। और यहाँ पे आपका लेसन समाप्त हो जाए। आपको इतना ही पढ़ना है, आगे जितना पढ़ाया उतना और इतना ये। आप देखिए संयोजन में दो वस्तुएं आपस में मिलती हैं, ध्यान पूर्वक सुनना। आप लोगों को कभी भी मिस नहीं करना है, आपको जो मैं बोलूँ उससे ध्यान देना है। देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में दो वस्तुएं आपस में मिलती हैं और दो मिलेगी तो कुछ नया बनेगा ना। मिलने पर क्या होता है, मिलने पर ऊर्जा निकलती है। जब भी दो चीजें मिलेगी तो ऊर्जा निकलेगी।
तो क्या होगी, ऊर्जा निकल रही है तो क्या होगी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। यानी संयोजन अभिक्रिया में ही हम क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया पढ़ेंगे। और वियोजन क्रिया, वियोजन यानी तोड़ना, तोड़ना है किसी एक पद को विभिन्न पदों में तोड़ना है, और तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी इसमें ऊर्जा लगेगी, यानी कि क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। इसमें ही इसी के अंतर्गत ऊष्मा शोषी भी पढ़ लेंगे। अब देखिए विस्थापन, विस्थापन क्या होती है, जब कोई अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को वहां से हटा दे और अपने आप आ जाए, वो क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। मान लीजिए कोई ताकतवर इंसान आ गया और एक कमजोर इंसान है, उसको मारपीट के वहां से भगा दिया और अपने आप रहने लगा, तो क्या होगा, वो विस्थापन कर दिया, एक को वहां से निकाल देगा और अपने आप आ गया, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन द्विविस्थापन क्या होता है, वो उसके घर से उसे निकाल दे और वो दूसरे को दूसरे घर से निकाल दे, यानी कि आपस में अदला बदली कर ले, अदला बदली कर लेगा, यानी कि तो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपचयन क्या, उपचयन, उपचयन क्या होता है, उपचयन होता है हाइड्रोजन का निकलना। क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अपचयन, अपचयन क्या है, अपचयन क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसका जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण वो है जिसमें धातुओं को, आप धातुओं को खुले में, वायु की उपस्थिति में खुले में आप नमी में छोड़ दीजिए बहुत दिनों के लिए, सालों के लिए, महीनों के लिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाएगा और वो क्षरण होने लगेगी, वो नष्ट होने लगेगी, और उसमें क्या हो जाएगा, क्षरण होने के बाद मतलब कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो नुकसानदेह हो जाएगी, वो उसका बेकार हो जाएगी। जैसे आप लोहा डाल दिए बहुत समय तक, तो उसमें क्या होता है, मूर्छा लग जाता है, क्या कहते हैं, मूर्छा लग जाता है, तो वो क्या होता है, संक्षारण होता है, यानी कि वो धातु अपचयित हो रही है, यानी संक्षारण हो रहा है। विकृत गंधता, ऑक्सीजन संक्षारण, विकृत गंधता क्या होती है, अब मान लीजिए भोजन में पौष्टिक आहार होता है, पौष्टिक तत्व होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको रखा रहने दीजिए गर्मियों में, और वो क्या होता है, उसमें फफूंद लगने लगता है, यानी कि इसमें जो खनिज लवण थे, पोषक तत्व थे, वो घट रहे हैं, और घट रहे हैं यानी कि अपचयन हो रहा है उनका, वो अपने उनका निकल रहा है, वो तत्व बेकार हो रहे हैं, तो क्या विकृत गंधता हो रहा है, उसे गंध आने लगती है ना, तो विकृत गंधता। तो आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा। दहन अभिक्रिया क्या होती है, अब इसमें दहन अभिक्रिया आती है, क्या होती है, दहन अभिक्रिया भी आती है, इसमें पढ़ना है आपको। दहन अभिक्रिया मैंने शुरुआत में ही पढ़ा दी, एमजी वाली। दहन अभिक्रिया क्या होती है, किसी भी कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों को वायु की उपस्थिति में जलाने पर, जलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार की, एक अकार्बनिक वाली, एक कार्बनिक वाली। कार्बनिक वाले को जलाएंगे, दहन करेंगे तो CO2 और जल मिलेगा, अकार्बनिक वाले जलाने पर ऑक्साइड मिलेगा, तो आपका ये होगा। अब हम डेली आपका एक एक अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, एकदम से नहीं पढ़ सकते, आपको समय मिलना चाहिए कि आप आराम से एक एक को कंप्लीट करते चलें, कुछ भी ना छूटे और हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, तैयार हो जाए। आपका बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है स्कूल में, एक थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे आपका हो जाएगा, लेकिन आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, ठीक है, और सारा एक यूनिट पढ़ना है, आपको नोट्स भी बना लेने हैं। NCERT से पढ़ना है, NCERT से देखते रहना, क्योंकि मैं NCERT से खोल के रखा हूँ सामने, तो आप भी NCERT खोल के रखिए, और NCERT खोल के रखिए, और उसमें A to Z जो पढ़ा रहा हूँ उसको भी देखिए और समझिए। NCERT अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने आप हो सकता है समझ ना पाएँ, इसलिए समझाने की आवश्यकता होती है, बुक में वैसे भी समझ, ठीक है। आप